हेलो बच्चों। आज का अपना टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी वेटेज की। तो वेटेज में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट एक डेफिनेटली है, मीन्स वही 4 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे 1 बाई 1। देखिए इसके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेजरली लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है यहाँ से, मीन्स ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कई बार मॉडुलस से रिलेटेड या फिर आर्गुमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखें तो ठीक है। सारा अपन कुछ रिवाइज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। जहां पे x क्या है, x इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, y क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर x 0 हो जाता है तो z इक्वल टू वाई बचेगा, प्योरली इमेजिनरी। अगर y 0 हो जाता है तो इट विल बी प्योरली रियल। और यहाँ पे आयोटा क्या है, आयोटा है रूट ओवर -1। अब आयोटा की बात चल रही है तो कुछ आयोटा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा मीन्स माइनस आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर 4 दैट विल बी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 दैट विल बी 1। अगर मैं आयोटा पावर 5 करूं तो दैट विल बी 4 + 1 मीन्स अगेन आयोटा ही आ जाएगा। तो याद रखिए केवल यही 4 फॉर्म है, इससे आगे अगेन रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जब भी आयोटा पावर 4n होगी आंसर होगा 1, आयोटा पावर 4n + 1 तो आंसर होगा -1। देखिए आयोटा पावर 4n विल बी 1, आयोटा पावर 4n + 1 विल बी आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा मीन्स विल गेट आयोटा इटसेल्फ, दैट विल बी आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा, ये तो 1 हो जाएगा तो ये मिलेगा आयोटा इटसेल्फ, ठीक है। आयोटा पावर 4n + 2 ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। आयोटा पावर 4n + 3 विल बी आयोटा क्यूब और आयोटा क्यूब विल बी माइनस आयोटा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना जब भी आयोटा की पावर हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना हो तो जो भी एक्सपोनेंट हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर एग्जैक्टली मल्टीपल है तो आंसर 1 होगा। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है मीन्स आयोटा, रिमाइंडर 2 मिल रहा है -1, 3 मिल रहा है देन इट विल बी माइनस आयोटा। अगर इन चारों का सम करूं मैं +1 -1 कैंसिल आउट, माइनस आयोटा प्लस आयोटा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक और प्रॉपर्टी है यहां से अच्छी, क्या है कि जब भी आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स को ऐड करते हैं, आयोटा की कुछ ऐसी टर्म है जो कॉन्जुगेटिव आ रही हैं और 4 टर्म्स को जब भी ऐड करते हैं आंसर हमेशा 0 होगा। मीन्स अगर मैं आपको बोलूं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 द आंसर विल बी 0। किन्हीं भी 4 कॉन्जुगेटिव टर्म को ऐड कर लीजिए आप, बट दैट शुड बी कॉन्जुगेटिव, आंसर विल बी ऑलवेज 0। दीज ऑल अबाउट दी आयोटा, रिमेंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट होता है। प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल पता ही है। अब यहाँ पे आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये चारों आपको अच्छी से पता है। क्या करना होता है जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करना है, रियल पार्ट को ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, ठीक है। जब प्रोडक्ट करना हो तो जैसे जनरल प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही प्रोडक्ट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब डिवीजन की बात आती है, ठीक है, डिवीजन की बात आती है तो याद रखना डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए, मींस आयोटा वाली टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो Z2 है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में अपने पास में रियल टर्म होगी, एक रियल नंबर होगा और इसको कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये इजी है, कैसे करते हैं आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ठीक है। वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो फिर क्वेश्चन कहां से आता है, यहीं पे आगे अपने पास में आता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स से वी हैव x प्लस आयोटा वाई, ओके। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं
एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूं जिसके कोऑर्डिनेट होंगे रियल नंबर, दैट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो जो अपने पास में कार्टेशियन प्लेन होता है वो कार्टेशियन प्लेन कैसे चेंज हो जाएगा, यहां पे जो एक्स एक्सिस होती थी उसको बोलेंगे रियल एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस को बोलेंगे रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होती थी उसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। ओके, याद रखना है वो ही, केवल नाम चेंज कर दिया। रियल एक्सिस जो एक्स एक्सिस होती थी, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। और इस पार्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x, y से। मींस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन में, बट इसको यहाँ कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलेंगे, इसको आर्गन प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज वी हैव दिस पॉइंट। अगर इसको मैं ओरिजिन से मिला दूं और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ओके, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डालू मैं, लेट्स से पी क्यू ओ क्यू, इनकी लेंथ क्या होगी, पी क्यू क्या होगा यहाँ पे y और ओ क्यू क्या होगा यहाँ पे x। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये OP है, इस OP को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड ऑफ z। ठीक है, OP को बोलते हैं यहाँ मॉडुलस ऑफ z, और इसको फाइंड कैसे करेंगे, मोड z विल बी इक्वल टू, पाइथागोरस लगा दीजिए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये थीटा है, इस थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और ये कैसे फाइंड करेंगे, थीटा विल बी tan इनवर्स y बाई एक्स, क्योंकि tan थीटा y बाई एक्स है ना, सो थीटा विल बी हियर tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है और मॉडुलस क्या है। अब आर्ग्यूमेंट देखिए, यहां तो अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, जो पॉइंट था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होता है तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक आर्ग्यूमेंट में ही देखिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो अपने पास में गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जो थीटा होता है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पाई होगा एंड ग्रेटर देन माइनस पाई। ये रेंज होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर p, तो डायरेक्टली जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। ओके, एंड z वी हैव हियर x प्लस आयोटा y। ठीक है, और यहां पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अल्फा फाइंड करना है। अल्फा क्या होगा यहाँ पे, अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स। मीन्स अगर x और y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो तो इनको पॉजिटिव लेते हुए सबसे पहले अल्फा फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे से कुछ एंगल मिल जाएगा, फिर उसके बाद में देखेंगे कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अल्फा मिल जाएगा दोनों को पॉजिटिव लेते हुए। ठीक है, फिर चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्गुमेंट लिखेंगे। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है P, ठीक है, पॉइंट P सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आर्गुमेंट होगा ये, मींस आर्गुमेंट होगा यहाँ पे पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आर्गुमेंट लिखना है, आर्गुमेंट ऑफ z, तो दैट विल बी पाई माइनस अल्फा, एंड व्हाट इज द अल्फा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्टली जो आर्गुमेंट है, ठीक है, ये इक्वल टू डायरेक्टली आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट में आता है तो आर्गुमेंट ऑफ z होता है, यहां से माइनस पाई माइनस अल्फा कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस पाई प्लस अल्फा। क्या बोल सकते हो, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, जो पाई माइनस अल्फा है उसका नेगेटिव, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा या माइनस पाई प्लस अल्फा। तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट जो अल्फा है वही, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, अगर z है -1 प्लस आयोटा, ठीक है, तो अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स y बाई एक्स, 1 बाई 1 1, सो पाई बाई 4। अब क्वाड्रेंट चेक करिए, -1 प्लस आयोटा, x है माइनस, ठीक है, एंड y है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट गया, x है नेगेटिव, रियल पार्ट,
और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी पाई माइनस पाई बाई 4, दैट विल बी 3 पाई बाई 4। याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं, ये टेबल याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं अपने पास में। क्या है वो प्रॉपर्टीज? अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सो दैट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। मीन्स बेसिकली याद रखिए कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो लोगरिथम की प्रॉपर्टीज, ओके, सेम वही प्रॉपर्टीज होती हैं, वही रिपीट करता है। एग्जैक्टली होती नहीं है, बट इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो log a b विल बी log ऑफ a प्लस log ऑफ b से याद रख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2, यहां पे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। सो दैट विल बी log a बाई b विल बी log a माइनस log b, सो दैट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज़ टू पावर n, सो दैट विल बी n टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार कॉन्जुगेट, सो कॉन्जुगेट का मतलब तो पता है ना, कॉन्जुगेट अगर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो z बार होगा x माइनस आयोटा y, ठीक है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज और कॉन्जुगेट के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, होप आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। अगर z x प्लस आयोटा y है तो z बार होगा x माइनस आयोटा y, मीन्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है आपको। सो इनडायरेक्टली कर क्या रहे हैं, अगर कोई xy पॉइंट है तो उसकी रियल एक्सिस में इमेज ले लीजिए, वही आपका कॉन्जुगेट होगा, ओके। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इमेज ले रहे हैं रियल एक्सिस में, मैथमेटिकली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अगर कोई मैं बोलूं कि कोई z है, वो z प्योरली रियल है, z प्योरली रियल नंबर है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? अगर z प्योरली रियल है तो वो रियल एक्सिस पे लाई करेगी, और रियल एक्सिस पे लाई करेगी तो आर्ग्यूमेंट या तो 0 हो सकता है या पाई हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना 0 और पाई। और प्योरली इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगी, तो या तो पाई बाई 2 होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा। समझ में आ रही है बात? अगर यहां लाई कर रही है तो एंगल 0 ही होगा, यहां लाई कर रही है तो एंगल पाई हो जाएगा, यहां पे है तो पाई बाई 2 और यहां पे है तो माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है, z प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो यहां पे उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2। अगर प्योरली इमेजिनरी है बट पॉजिटिव है तो पाई बाई 2, नेगेटिव में है तो माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आर्ग्यूमेंट की, याद रखना। सेम प्रॉपर्टीज हैं अपने पास में, लाइक ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं अपने पास में मॉडुलस की। सो अगर कहीं गिवन हो आपको मॉड ऑफ z इक्वल टू 0, ओके, सो मॉडुलस ऑफ z 0 कब होगा? इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0, क्योंकि मोड होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म 0 तभी होगी जब z 0 होगा, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x और y दोनों 0 होने चाहिए, रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। देखिए मोड ऑफ z एंड मोड ऑफ z बार, मोड ऑफ माइनस z, मोड ऑफ माइनस z बार, ये सब हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी मोड ऑफ z1 z2, दैट विल बी इक्वल टू मोड ऑफ z1 इनटू मोड ऑफ z2, ठीक है। व्हाट विल बी मोड ऑफ z1 बाई z2, दैट विल बी इक्वल टू मोड ऑफ z1 बाई मोड ऑफ z2, मोड ऑफ z2 शुड नॉट इक्वल टू 0, वो तो हो ही नहीं सकता, कब होगा? जब दोनों 0 हो, मतलब z2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यही बात मैं एडिशन की करूं तो एडिशन में ये वाली प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती है, तो एडिशन में अपने पास में ये प्रॉपर्टी चलती है, मॉड ऑफ z1 z2 होल स्क्वायर, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कई बार यूज करेंगे। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर विल बी व्हाट? इट विल बी मॉड ऑफ z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार,
ठीक है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। और यहीं पे सिमिलरली एक प्रॉपर्टी, इसी को मैं दूसरी फॉर्म में लिख देता हूं, वो भी कई बार पूछी जाती है, प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 कॉस θ1 माइनस θ2, ये भी याद रखना। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस चल रहा हो तो ये वाला माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। जैसे z1 माइनस z2, सो दैट विल बी मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2। याद रखना दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, ये वाली। इसके बाद में यहाँ इनइक्वलिटीज आती है ट्रायंगल वाली, मीन्स mod of z1 plus z2 will be always less than equal to mod of z1 plus mod of z2। ठीक है, mod of z1 plus z2 will be always less than mod of z1 plus mod of z2। 3 टर्म हो तो तीनों से होगा, तो जनरलाइज भी लिख सकते हैं, जितनी टर्म का सम, ठीक है, तो वो इंडिविजुअली मॉड के लेस देन होगा। अगर यहीं पे डिफरेंस की बात करें, ठीक है, z1 माइनस z2 that will be always greater than equal to mod of z1 minus mod of z2। ठीक है, तो याद रखना ये ट्रायंगल इनइक्वलिटीज के नाम से जानी जाती हैं। अब यहीं पे एक और प्रॉपर्टी चलती है, z इंटू जेड बार दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी z और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ z स्क्वायर ही बनता है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, ये इसी से डेराइव होती हैं दोनों प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू मॉडुलस। ठीक है, याद रखना इनको भी। इसके बाद में चलते हैं कि जो फॉर्म्स हैं, मींस जो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है, आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो फॉर्म होगी कार्टेशियन फॉर्म दैट इज z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक होती है फिर पोलर फॉर्म। ठीक है, एक होती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर z को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, z मॉड ऑफ z एंड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पे मॉड ऑफ z क्या है, दैट विल बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, mode of z equal to cos theta plus iota sin theta, mode of z we know already, theta will be argument of z, that will be principal argument। इफ जनरलाइज वे में लिखना चाहिए तो ये बन जाएगा 2n पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह 2n पाई प्लस थीटा लिखेंगे जनरलाइज वे में, बट प्रिंसिपल वे में ही फाइंड करते हैं ये चीज। एक होती है फिर यूलर्स फॉर्म। ठीक है, दूसरी चलती है यहाँ पे यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म क्या है, z इक्वल टू मॉड ऑफ z ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, ये होती है यूलर्स फॉर्म, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ से क्या मिल गया, ई पावर आयोटा थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों फॉर्म को कन्वर्ट करें तो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो याद रखना ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कई बार एक दूसरे में कन्वर्ट करके किसी क्वेश्चन को ईजी होता है सोल्व करने में। सबसे बेस्ट है यूलर्स फॉर्म। जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करना हो यूलर्स फॉर्म में लिखिए, इजीली विल गेट योर आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट, और उसका लोगरिथम कैसे लेंगे। यहाँ पे दो नए टॉपिक आते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रूट फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, क्या होता है, प्लस माइनस रूट ओवर मॉडुलस ऑफ दैट z प्लस एड रियल पार्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर यहां पे चलता है प्लस आयोटा रूट ओवर मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई 2, ये बनेगा। ठीक है, क्या करना है, मॉड ऑफ z प्लस एक्स बाई 2 का रूट प्लस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई 2 का रूट। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस आयोटा चल रहा है तो ऐसे बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस चल रहा है तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस तो बाहर चलेगा ही। बात समझ में आ रही है, ये वाला माइनस, अब अगर यहाँ माइनस है तो बनेगा, यहाँ तो प्लस माइनस हमेशा चलेगा। अब ऐसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको फाइंड करना हो लोगरिथम, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ z ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब इसका लॉग ले लीजिए, सो दैट विल बी लॉग ऑफ z इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ z ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे
log a b, log a plus log b, so that will be log of mod of z प्लस यहाँ पे log a b बनेगा तो log आयोटा थीटा बाहर आ जाएगा और log e to the base e will be 1. So finally आया log of mod of z plus iota and theta है argument of z. So that will be logarithm of any complex number. क्या होगा? log of mod of z plus iota argument of z. इस हिसाब से इसका लोगरिथम भी ले सकते हैं. ठीक है, तो कैसे इसको रूट लेंगे, कैसे लोगरिथम फाइंड करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना इजी रहेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अब यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट आता है वो होता है डी मॉर्वियस थ्योरम. ठीक है, डी मॉर्वियस थ्योरम भी अच्छे कई बार यूज आती है क्या बेसिकली ये थ्योरम? कुछ नहीं है, जो अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है. अगर मैं इसकी पावर n करूं तो ये हमेशा एक रिजल्ट देता है. वो क्या होता है? cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. मैं यहाँ n को इंटीजर बता रहा हूँ. मेनली ये इंटीजर के लिए यूज होती है, ये रैशनल नंबर के लिए भी यूज हो सकती है. उस फॉर्म में भी आपको यहाँ तो एग्जैक्टली ये मिलेगा. जब रैशनल के लिए करोगे तो ये उसका एक रूट बनेगा. ठीक है, तो आप ये याद रखो, जब भी पावर n होती है तो ये n इस थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. और ये फॉर्म चलेगी ओनली अगर ये है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है. साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा इक्वल नहीं होगा. ये कंफ्यूजन मत रखना कि अगर ये फॉर्म है तो भी इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको. साइन एन थीटा प्लस आयोटा कॉस एन थीटा फॉर्म यही होनी चाहिए आयोटा साइन के साथ. ठीक है, या फिर थीटा सेम हो तो ही चलेगी. अगर आप बोलो फॉर्म सेम रख लें बट थीटा अलग अलग हो तो भी ये फॉर्म नहीं चलेगी. याद रखना, कंफ्यूज मत होना. कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन फाई, थीटा भी सेम होना चाहिए, आयोटा साइन के साथ होना चाहिए तो ही ये फॉर्म बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि माइनस आ जाए, लेट्स सपोज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में? देखिए, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन, cos ऑफ माइनस थीटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा. क्या गिवन एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं? cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा. अब तो बन गया सेम, अब तो अप्लाई कर सकते हैं. तो अब अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये cos ऑफ माइनस एन थीटा तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है. ठीक है, और ये बना प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा, और इसको फिर से लिख सकते हैं cos एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा. सो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि जब माइनस हो तो भी ये अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वापस वही फॉर्म बन रही है. ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना, ये कुछ फॉर्म थी जो डायरेक्टली यूलर फॉर्म से बना सकते हैं. जब भी जैसे बोले cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 50 तो उसको बाइनोमियल से ओपन नहीं करना है, डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद में चलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओके, ये भी अच्छा टॉपिक है. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं बेसिकली, डायरेक्टली मैं आपको वो बताता हूँ. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मतलब क्या है कि 1 के क्यूब रूट फाइंड करने हों तो क्या बनेगा? तो यहाँ से बनता है जेड क्यूब इक्वल टू 1. इस इक्वेशन के रूट्स जब फाइंड करते हैं तो रूट्स आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1, और ये चलता है -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2. सो इसमें से -1 प्लस 2 रूट्स हैं, किसी एक को ओमेगा ले लीजिए, किसी एक दूसरे को ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए. ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेशन चलते हैं वो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इन सभी रूट्स का सम 0 होता है, याद रखना, सभी रूट्स का सम 0 होगा. सेकेंड, इन रूट्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू 1. इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं, देखिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू 1, या फिर ऐसे नहीं लिख सकते ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ओमेगा. मीन्स ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को 1 बाई ओमेगा लिख सकते हैं या ओमेगा को 1 बाई ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, याद रखना.
और जो ये रिजल्ट में ना इससे हाइयर पावर को भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे ओमेगा पावर 10 क्या होगा, तो 9 तक तो 1 तो हो गया और ओमेगा ही बचा, ठीक है, यहाँ से रिजल्ट बना सकते हैं अपन। इसके बाद में यहाँ पे और कंडीशंस आती हैं। इसकी ज्योमेट्री की मैं बात करूँ कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ज्योमेट्रिकली ये जो तीनों रूट्स हैं, ये तीनों रूट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे। कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स होंगे, और कहाँ कहाँ होंगे ये वर्टेक्स, एक तो 1 मिल गया यहाँ, ठीक है, दूसरा देखो माइनस माइनस हैं दोनों, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और एक मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और देयर विल बी अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप या तो ये बोल सकते हो कि ये तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, या बोल सकते हो तीनों एक सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है, उसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस क्या होगी, ये रेडियस ही तो है, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर 0 उसके सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे, और इनको ज्वाइन करूँ तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। अगर यहीं पे क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड करना पड़े तो वो क्या होगा, वो होगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। जो अपनी बेसिक आइडेंटिटी है उनको भी इस ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो ये तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ए इंटू बी, ए बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से बनेगा ए बी ओमेगा, तो ए बी कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को एडिशन को -1 लिख सकते हैं, तो माइनस से भी मिल जाएगा, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो बी ओमेगा क्यूब, दैट विल बी 1, ठीक है। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखा जा सकता है। ये आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज होंगी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना। तो इसको ओमेगा की फॉर्म में मैं सीधा लिख रहा हूँ, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। याद रखना ये दोनों आइडेंटिटी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसके बारे में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहीं पे अगर क्यूब रूट ना पूछ के 5th रूट 7th रूट कोई भी यूनिटी का रूट पूछ ले तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बता देता हूँ nth रूट का, ठीक है, वो याद रखना। nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1⁻1/n, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जनरली जो रूट की फॉर्म बनती है वो बनती है mod ऑफ z, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है, तो बनेगा e⁻2k⁻n, जहाँ पे n जो भी रूट फाइंड करना है, 3rd रूट 4th रूट 5th वो होगा, और k की वैल्यू यहाँ से चलेगी 0 1 2 कहाँ तक, n-1 तक, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है nth रूट ऑफ यूनिटी की। अगर यहाँ पे आप 3 पुट करते हो तो वो वाली फॉर्म मिल जाएगी, ये बनेगा 2k⁻3 और k चलेगा 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट्स आते हैं, लेट्स से रूट्स आर 1 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, या अल्फा 1 अल्फा 2, ये कहाँ तक चलेगा, n-1 तक अल्फा पावर, ठीक है। तो इन सब का सम जो होगा, सम तो हमेशा 0 होगा। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में चलेगा n इवन है या ओड है। प्रोडक्ट में अगर n इवन बना, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट होगा -1 पावर n-1, और अगर n ओड है तो प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू होगा 1 के। जैसे n3 हो तो क्यूब रूट देखा था, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सम और प्रोडक्ट है, और ऐसे इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो ये डायरेक्ट याद रखना, इसके से आप कोई भी रूट फाइंड कर सकते हो, 5th 7th जो भी क्वेश्चन में दिए, ये इंपॉर्टेंट है, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है अपना, वो आता है ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है, कैसे ज्योमेट्री बताते हैं। और ज्योमेट्री से मैक्सिमम अपने पास में डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखना उन रिजल्ट को, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं लाइन से। अगर किन्हीं 2 पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी हो, ए और बी, ये गिवन है z1 और ये गिवन है z2, तो ए बी क्या होगी, ए बी रिप्रेजेंट करेगी mod ऑफ z2 माइनस z1, दैट विल बी ऑलवेज डिस्टेंस ए बी। अगर यहाँ पे वही इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की बात करूँ, ठीक है,
Z1 है, B Z2 है और कोई पॉइंट है P ऑफ Z जो इसको m1 रेज़ टू m2 में डिवाइड कर रहा है, तो Z इक्वल टू होगा m1 Z2 प्लस m2 Z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमेशा याद रखिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है उसमें कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए z को x प्लस आयोटा y पुट करिए, गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए, आपको जनरल इक्वेशन मिल जाएंगी 2D से रिलेटेड, अगर वो लाइन हो, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, कुछ भी, वहां से इक्वेशन बन जाएंगी और फिर उसके बारे में सब जानते हैं, वी कैन सिंप्लीफाई। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन उसको x प्लस आयोटा y पुट करके 2D में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आता है इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आती है फिर। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली कैसे लिखते हैं, मैं डायरेक्टली जनरल फॉर्म बता देता हूं आपको। ठीक है, अगर कोई दो पॉइंट हैं Z1 Z2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट Z1 Z2, ये चलती है अपने पास में Z बार 1 Z1 Z1 बार 1 Z2 बार 1 इक्वल टू 0। डेट ऑफ दिस इक्वल टू 0 विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट। इसी इक्वेशन को ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं हम, अल्फा Z बार प्लस अल्फा बार Z प्लस B इक्वल टू 0। दैट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जहां पे अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है और B रियल नंबर है। यहाँ पे डोंट बी कंफ्यूज, अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है और B रियल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन का, इस लाइन का स्लोप लिखना हो आपको तो वो होगा माइनस रियल पार्ट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। याद रखना, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, माइनस रियल पार्ट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इसमें सेकंड बनता है कि किसी पॉइंट से कोई गिवन लाइन है, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़े। ओके, लेट्स से दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस फाइंड करनी पड़े, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, कैसे 2D में कैसे फाइंड करते हैं, ये पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई करवाएंगे। सो अल्फा बार Z नोड प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये एक पे बार आएगा, एक पे नहीं आएगा, मीन्स ये बनेगी अल्फा बार Z प्लस अल्फा Z बार प्लस B इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसी कोई फॉर्म बन रही है तो इसको लिखेंगे अल्फा Z नोट बार प्लस B का मोड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ अल्फा। ये होगी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये सभी लाइन के कॉन्सेप्ट हो गए। सर्कल के बारे में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं, तो कहीं भी अगर मोड ऑफ Z इक्वल टू R दिखे, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस R एंड सेंटर विल बी ओरिजिन, या फिर Z माइनस Z नॉट मोड इक्वल टू R दिखे, तो ये भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है हैविंग सेंटर Z नॉट एंड रेडियस R। जनरलाइज वे में कैसे लिखेंगे, Z इंटू Z बार प्लस अल्फा Z बार प्लस अल्फा बार Z प्लस B इक्वल टू 0। हियर वही अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है और B रियल नंबर है। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरलाइज वे, बट मैक्सिमम यहीं से मिलती हैं अपने क्वेश्चंस में इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, तो यहाँ पे जो सेंटर है वो होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ Z बार, कोफिशिएंट ऑफ Z बार विल बी अल्फा। तो कैसे याद रखोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ Z बार। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या बनेगी, रेडियस होगी रूट ओवर मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस B, दैट कांस्टेंट टर्म, दैट रियल वन। जो भी सेंटर मिला ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, रूट ओवर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, तो वही मिला। अब यहाँ पे इसको रियल सर्कल होने के लिए द गिवन सर्कल विल बी रियल सर्कल एट व्हाट कंडीशन, ये रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मींस मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस B शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे Z बार का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, ये सब था सर्कल के बारे में। ठीक है, कुछ और लोकस हैं, देखिए अगर ऐसा मिल रहा है मोड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मोड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये कंडीशन मिल रही है, तो हमेशा ये एक किसको रिप्रेजेंट करेगा,
लाइन को, लाइन सेगमेंट होगा ये, ठीक है, याद रखना ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आगे देखिए, मोड ऑफ z1 z माइनस z1 प्लस मोड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू कोई कांस्टेंट k हो, और अगर ये k ग्रेटर देन हो z1 z2 के बीच की डिस्टेंस के, तो ये जो लोकस है वो हमेशा होगा इलिप्स, ठीक है, याद रखना। बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए इलिप्स की जो जनरल डेफिनेशन है वो याद रखिए, कि दो पॉइंट्स के लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज sum of the distance from two fixed point will be always constant and that will be equal to 2a। तो यहाँ पे ये जो k है वो है 2a और 2a है ये पूरी डिस्टेंस, तो ये 2a हमेशा ग्रेटर होगा इस डिस्टेंस से, तो हमेशा इलिप्स होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे चले z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 ये इक्वल टू k हो, और यहाँ पे k लेस देन हो z1 माइनस z2 के, तो ये होगा हाइपरबोला, ठीक है। ये दो लोकस याद रखना, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो ये होगा हाइपरबोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पैराबोला क्या होगा फिर, तो पैराबोला का लोकस कैसा होता है, z माइनस z नॉट दैट विल बी इक्वल टू अल्फा z नॉट बार प्लस अल्फा बार z नॉट प्लस b डिवाइडेड बाई 2 ऑफ मॉड अल्फा। क्या है यहाँ पे बेसिकली, कैसे डिफाइन करते हैं पैराबोला को, किसी फिक्स पॉइंट से लोकस ऑफ अ पॉइंट जिसकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से और उस फिक्स लाइन से हमेशा इक्वल हो, ठीक है। तो वो लाइन तो होती है डायरेक्ट्रिक्स और वो पॉइंट होता है उसका फोकस। तो देखिए ये किसी वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है और ये किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं, दोनों इक्वल है। यहाँ पे ये जो जेड नोड है ये उसका फोकस होगा, ओके, किसका, ये पैराबोला का लोकस मिला, ओके। और ये जो लाइन है अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस बी, ये इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी और ये उसका फोकस होगा। और ऐसा अगर लोकेशन आपको मिल रहा है लाइक कोई लोकस, तो वो पैराबोला का लोकस होगा, ठीक है। यहीं पे चलता है मोड ऑफ z1 माइनस z माइनस, अगले पॉइंट पे, अगले उस पे लिखता हूं मैं, अगर कहीं ये मिल रहा है z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z माइनस z2 इक्वल टू सम k एंड दैट k इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमेशा सर्कल होगा। अगर k इक्वल टू 1 हो गया तो बेसिकली 2 पॉइंट की डिस्टेंस है, तो वो लाइन सेगमेंट ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर चलता है यहाँ एक आर्गुमेंट से रिलेटेड, ये भी अच्छा पॉइंट है, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z माइनस z2, ठीक है। किसी पॉइंट की किन्हीं दो पॉइंट से जो एंगल है वो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ थीटा। अब इस थीटा पे डिफरेंट केसेस हैं। अगर ये थीटा 0 या पाई होता है तो ये होगा एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर ये थीटा प्लस माइनस पाई बाई 2 है तो ये होगा सर्कल, ओके। और जो z1 z2 है वो होंगे एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, z1 z2 आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, याद रखना। अगर इन दोनों के अलावा कुछ हुआ तो, मतलब 0 पाई भी नहीं हुआ, प्लस माइनस पाई बाई 2 हुआ, इन दोनों के अलावा कुछ भी हो, मीन्स इफ थीटा इक्वल टू एनी अदर अल्फा एंड दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकस होगा वो सर्कल का एक पार्ट होगा, ठीक है। z1 और z2 दो पॉइंट हैं, वो दो पॉइंट किसी z पे एंगल अल्फा बना रहे हैं, तो यहां से जो लोकस बनेगा ये इतना ही बनेगा, ओके। सर्कल का एक सेगमेंट बनेगा, तो अल्फा है और अल्फा इज नॉट इक्वल टू इन द केस फर्स्ट एंड केस 2, तो ये सर्कल का एक सेगमेंट बनेगा, पूरा सर्कल नहीं बनेगा, एक सेगमेंट बनेगा, ठीक है। ये वाला केस है। और इस वाले केस में प्लस माइनस पाई बाई 2 है, तो ये एंड पॉइंट है, क्योंकि तभी डायमीटर है तभी तो पाई बाई 2 एंगल सब्स्टिट्यूट करेगा वहां पे। ये कुछ लोकस थे, अगर इस फॉर्म में अपना लोकस मिल रहा है तो आपको, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखना। ये सब था ऑल अबाउट दी ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छे से रिकॉल करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लेके, ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस
क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जेई 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।